नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक मेरे सहयोगी सोनू के साथ। साथियों, जैसा कि आप वीडियो देख पा रहे हो, रोज़ किसी न किसी नई ग्राम पंचायत में जाके मैं आपको मिलवाता हूं कि गांव के सरपंच ने कैसा क्या कुछ विकास करवाया पिछले 4-4.5 साल में। आज हम पहुंचे हुए हैं गांव देवनगर, जिसे चामदेड़ा कहा जाता था पहले, और सरपंच साहब हमारे साथ बने हुए हैं विष्णु डाबड़ जी। और ये एक बहुत ही बड़े गौ माता के सेवक हैं। इन्होंने एक जो गौशाला है वो भी बना रखी है और गौ की सेवा में हमेशा तत्पर आगे रहते हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने क्या कुछ विकास करवाया और जो समय सरपंच से पहले का था ये क्या कुछ थे, कहाँ से ये उठ के आए हैं। तो सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद प्रदीप भाई। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का मेरे गांव में पहुंचने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, ये पूछना चाहेंगे सबसे पहले, जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आप अपना परिचय दें, आप बताएं कि मैं कहाँ से उठ के आज यहाँ इस लेवल तक पहुँचा हूँ। मैं एक गांव है चामदेड़ा, जिसको पहले चामदेड़ा था, अब उसका नाम चेंज करके देवनगर कर दिया गया है। अब मैं स्टूडेंट लाइफ से ही चौटाला परिवार के साथ जैसे मैं रहा हूँ, तो उन्हीं से मैंने राजनीति सीखी हुए उनके साथ रहते थे। मैं जब हिसार पढ़ता था उस टाइम से ही मैं दिग्विजय भाई साहब के साथ रहता था, तो वहीं से थोड़ा ये था कि भाई मैं भी लोगों की सेवा करूं, कभी मेरे को भी मौका मिले। इस तरीके से मैंने MBA करने के बाद फिर मैं अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहा। उसके बाद ये जो चुनाव हुआ था, आदमी को चुनाव लड़ने से पहले अपनी सारी परिस्थितियां देखनी पड़ती है। ये पूछना चाहूँगा सबसे पहले, तो आपने चुनाव लड़ने का ये जो राय थी, किसने दी कि भाई आप चुनाव लड़ो? वो बस मन में किसी की राय देने से नहीं होता, मन में एक भावना थी। भाई घर वालों के एक था, घर वाले सोचते थे भाई कहीं नौकरी वोकरी लग जाए। बाकी मेरा जो मन था वो लोगों की सेवा करने का था। सेवा भाव से मैं राजनीति में आया था, और राजनीति में आके लोग राजनेता हो जाते हैं। मैं जैसे पहले था आम का गरीब का साथी था, आज भी मैं वैसा ही हूँ। तो जैसे आपने चुनाव लड़ा, क्या सोच के लड़ा कि भाई मेरी जीत कितने % होगी? उस समय आपके कोई प्रतिद्वंदी भी होंगे। गांव में कैसा माहौल था उस समय जब आपने सरपंच लड़ना स्टार्ट किया था, सोचा था कि भाई मैं फॉर्म भरने वाला हूँ? ऐसा है प्रदीप भाई, जब मैंने चुनाव की सोची तो सबसे पहली बात तो मेरे गांव का सबसे कम उम्र का, और गांव का नहीं पूरे प्रदेश का सबसे कम उम्र का सबसे युवा सरपंच मैं बना था। जिस टाइम मैं चुनाव में खड़ा हुआ, मेरे परिवार के जो लोग थे, जैसे मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, सबसे पहले परिवार से राय होती है। मैंने परिवार से राय की तो मेरे पापा ने मना कर दिया था कि क्या करेगा, सरपंची लड़ के अपनी नौकरी लग। मेरा सिलेक्शन हो गया था, पहले एयरफोर्स फ्लाइंग पायलट में सिलेक्शन हुआ था मेरा MBA करते वक्त। उस टाइम कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि भाई यूनिवर्सिटी का कोई मुकदमा वगैरह लग गया था, तो उसकी वजह से मैं वो एयरफोर्स फ्लाइंग पायलट की नौकरी को ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैं धारवाड़ा रहा, वहाँ मैंने प्रॉपर्टी का काम किया क्योंकि MBA कर रखी थी। वहाँ मुझे मतलब एक गुरुजी, एक भाई की तरह राजवीर यादव हैं धारवाड़ा से, उनके फादर हैं दीनदयाल जी, मैं उनके पास रहा हूँ। भाई राजवीर ने मेरे को बड़े भाई की तरह रखा है, और बड़े भाई का आशीर्वाद बना के उन्होंने मेरे पर रखा है। और मेरी छोटी मोटी जो भी थी उन्हीं ने मेरे को मार्गदर्शन दिया। कुछ दिग्विजय सिंह चौटाला परिवार के मैं नज़दीक रहा हूँ, तो वहीं से जो है मतलब मन में एक भावना हो गई थी जैसे ये लोगों की सेवा करते हैं, ऐसे मैं भी लोगों की सेवा करूँ। बाकी वहाँ आने के बाद धारवाड़ा भाई राजवीर थे, उन्होंने मेरे को अच्छी गाइडलाइन दी। जो मेरे बाबा थे, मतलब भाई राजवीर के पिताजी थे, उन्होंने मेरे को कहा कि बेटा, जैसे मैंने उसको बताया कि बाबा मेरा मन ये है कि मैं राजनीति में मतलब कि जाना चाहता हूँ कि भी मैं लोगों की सेवा करूँ। सेवा तो मैं पहले भी करता था, ऐसा नहीं है कि राजनीति में आने के बाद ही सेवा करता था। आप जैसे साथी थे मेरे बैठने वाले थे, उन्होंने बताया कि सिस्टम को तोड़ने के लिए सिस्टम का अंग बनना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि भाई, फिर मेरी इस मामले में मैं आपको बताता हूँ। एक बार राव इंद्रजीत सिंह के पास मैं गया था, तो राव साहब के पास मैं किसी मामले में गया था, तो मेरे साथ गया था विनोद पाली है, विनोद तंवर पाली। तो राव साहब ने मेरे से बोला कि बेटा जो है आप क्या करते हो? तो विनोद पाली ने कहा जी सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो राव साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी
मैं आज भी उस बात को एग्री हूँ और मैं बताता भी हूँ। राव साहब ने मेरे को बोला था कि भाई आदमी MP MLA कोई भी बन सकता है, बिल्कुल। यदि आदमी को अपने उसकी शुरुआत करनी है कि भाई मेरे को इस चीज़ में जाना है, तो सरपंची से बड़ा इलेक्शन इस देश में नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो राव साहब ने बोला कि भाई जो आदमी गांव का सरपंच बन गया वो MP भी बन सकता है, MLA भी बन सकता है। बाकी गांव का सरपंच बनना बेटा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मैंने इस मामले में भाई दिग्विजय से, दुष्यंत जी से भी मैंने राय की, तो उन्होंने कहा भाई बहुत अच्छी बात है कि आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ो। सर, चुनाव लड़ने के बाद आपने चुनाव जीता, तो गांव वालों का अब तक कैसा सहयोग रहा और आपने गांव में कोई अलग काम करके दिखाया हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखो प्रदीप भाई, मैंने जब चुनाव लड़ा तो गांव में ये था यार कल का छोरा है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे से चुनाव लड़ रहे थे, देखो गांव में विपक्षी ज़रूर हैं भाई, मेरे चाचा हैं, मेरे ताऊ हैं, मेरे भाई हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ़ चुनाव लड़ा था। हमारा उनका मन भेद नहीं है आज तक, ये सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो विपक्ष में जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनका हमारा मन भेद नहीं है, हमारा सिर्फ मतभेद है। ऐसा नहीं है कि भाई आज भी वो देखो जो विपक्ष में वो विपक्ष में रहेगा, बट आज तक हमारे गांव में ये नहीं हुआ कि भाई फलां सरपंच का ये कर दिया वो कर दिया। हमारे कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, जैसे 1-2 मामले अवैध कब्जे थे मैंने छुटवाए, उस मामले में विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और ये बहुत अच्छी बात भी है। तो जैसे हम कोर्ट में जाते हैं तो कई बार वकील जैसे कह देते हैं यार तुम बैठ के तो एक गाड़ी में आते हो, यहाँ तुम लड़ाई करते हो। तो मेरा एक सीधा सा है, मैं इस गांव में पैदा हुआ हूँ, इस गांव का मेरे से बड़े मेरे चाचा ताऊ जिन्होंने मेरे खिलाफ़ चुनाव लड़ा था वो मेरे जीऊँगा इतने भी मेरी औलाद के भी चाचा ताऊ ही रहेंगे। मैं उनको सरपंच बनने के बाद मेरा कभी ये नहीं रहा कि मैं किसी आदमी को नीचे गिराऊँ या मैं बहुत बड़ा हो गया। मैं तो आज भी उनका बेटा था, कल भी बेटा हूँ। जिस प्रकार से आप सरपंच बने, सबसे युवा सरपंच आप रहे प्रदेश के, उसके बाद आपको सरपंच एसोसिएशन का प्रधान भी बनाया गया, वो कैसे क्या कुछ रहा? सबसे पहले जैसे सरपंच बने, सरपंच बनने के बाद एक ये हुआ कि यार यूनिटी होनी चाहिए। देखो मैं खट्टर सरकार का, हालांकि चलो अब तो दुष्यंत चौटाला की भागीदारी है राज में, बाकी मैं दुष्यंत चौटाला के साथ रहा हूँ तो दूसरी पार्टियों का मतलब ही नहीं है जी। फिर भी मैं खट्टर साहब का इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये जो पढ़ी लिखी पंचायतें बनाई। पहले क्या होता था प्रदीप भाई, जैसे अपने यहाँ पड़ोस का सरपंच है, वो एक सरपंच दूसरे गांव तक को या तीसरे गांव तक को जान पाता था। बिल्कुल। आज ये पढ़ी लिखी पंचायतें बनने के बाद ऐसा हो गया कि मैं अपनी बताता हूँ, हम चंडीगढ़ हमारा सेंटर है जी। ठीक है, नेता मुख्यमंत्री जी सब, हम दक्षिणी हरियाणा में बिल्कुल लास्ट छोर पे हैं, बिल्कुल राजस्थान में आ गए, राजस्थान के टच में हो गए। तो यहाँ से लेके और चंडीगढ़ तक, मेवात से लेके सिरसा तक कोई ऐसा सरपंच नहीं है जिसको हम फ़ोन करके ये कहें भाई विष्णु डाबड़ बोलो। क्योंकि क्या होता है भाई, जैसे आपका कोई काम आ गया, जी। आपने कहा यार फलाने गांव के सरपंच से मिलना है, तो मेरे पास प्रत्येक ज़िले के प्रधानों को, और हमने प्रत्येक ज़िले में एक एक प्रधान बना रखा है। पहले जैसे हमने मुहिम चलाई, देखो मैं बताता हूँ, जी। ये मुहिम पहले चली थी, बाकी हमने मुहिम चला के पहले मैं ब्लॉक स्तर पे मैं 62 पंचायत हैं 62 सरपंचों के पास गया। जी। मैंने पूछा भाई ऐसा है, सारे भाई मिल के अपनी एक यूनिटी बना लो। आप एक बात बताओ, जब यूनियन इस देश में और प्रदेश में एक कर्मचारी से लेके, क्या विधानसभा में यूनियन नहीं है, पक्ष और विपक्ष है, बिल्कुल। तो हमने ये बताया कि भाई ये भाईचारा जो है इसको कायम करने के लिए अपना एक प्रतिनिधित्व बना लें। तो मैं 62 पंचायतों के पास गया, मैंने सबसे भाई बैठ के एक बार मीटिंग करो, सभी ने बैठ के अपना विचार विमर्श किया। बोला यार बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे बुजुर्ग भी हैं साथी, बिल्कुल। साथी तो क्या कहें भाई, बुजुर्ग हैं, पिता समान है, वो सरपंच है, साथी तो क्या है भाई, बुजुर्ग जो लोग हैं वो जी। पिता समान है। जी। उनको मैंने बताया, वो बोला बेटा ये ठीक है भाई, तू जवान है तो तू दौड़ भाग भी कर सकता है। मैंने इनको रेस्ट हाउस में इकट्ठा किया। प्रमुख अपने जिला प्रमुख जी के पति हैं पप्पल यादव जी, मैंने पप्पल यादव जी को बुलाया, भाई ऐसे ऐसे हम सारे सरपंच जो इकट्ठा हो रहे हैं, देखो वो ज़िले के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो मैंने उनको बुलाया, सारे सरपंचों ने यहाँ बैठ के डिसाइड किया कि भाई सबसे युवा लड़का है, बोलने में चालने में, चलो उन्होंने मेरे पे अपना विश्वास जमाया, मैंने उनके विश्वास को कभी तोड़ा नहीं। फिर ब्लॉक लेवल पे गए, फिर अपने 8 ब्लॉक हैं पूरे ज़िले में, जी। फिर हम ब्लॉक वाइज घूमे, जैसे 2-4 सरपंच अपने सब जानकार थे, तो बताया भाई अपने ब्लॉक से एक प्रधान बना दो।
उन सब ने मिला के सबको प्रधान अपना नियुक्त करके फिर उन प्रधानों से संपर्क साधा। उन्होंने फिर कहा भाई ये जो संस्था मतलब जो कुछ आपने इतनी मेहनत की है, हम आपको इसका प्रधान बनाते हैं जिले का। जिला का बनने के बाद फिर जैसे झज्जर में संपर्क हुआ, धीरे धीरे करके सभी में ये मैसेज चला गया। और सबसे बड़ी बात यह है आज पूरे हरियाणा प्रदेश का, ज़िले से जाके हरियाणा प्रदेश में पहुँचे, वहाँ मेरे को प्रदेश महासचिव बनाया गया पूरी यूनियन का। आज ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हम तो यहाँ भी अपना ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है, फिर भी अपने गांव का नाम लोग इसलिए लेते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को, जो आजकल सोशल मीडिया चल रही है, व्हाट्सअप ग्रुप जो सरपंचों का बना रखा है, वो उसका एडमिन हूँ मैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के जैसे अपने ज़िले हैं उनके प्रधान, ब्लॉक प्रधान, जबकि ग्राम सीओ के प्रधान है, मैंने उनको भी उसमें जोड़ रखा है। जैसे हमारे पास कोई मैसेज आए, मैं प्रत्येक आदमी को बताऊँ कि भाई ये काम यूँ है, ये काम यूँ है, तो प्रदीप भाई उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम ना लग के हम व्हाट्सएप पे अपना संदेश देते हैं। दूसरी बात, जब बीच में सरकारों ने ई टेंडरिंग करनी चाहिए, तो क्या था कि आम पब्लिक क्या होती है कि सरपंच भ्रष्ट है। मैं नहीं मानता सरपंच भ्रष्ट। क्या हुआ, सरकार ऑनलाइन करना चाहती थी, हम खुद चाहते हैं, कोई हरियाणा प्रदेश का एक सरपंच ये नहीं चाहेगा कि ऑनलाइन नहीं हो। ऑनलाइन होने से हमारा एक बेनिफिट है, भाई हमने जो काम किया वो ऑनलाइन मिलेगा। जिस भाई को देखना हो, एक आरटीआई और सीएम विंडो कम हो जाएंगे। भैया आपको प्रदीप भाई मेरे से जानकारी चाहिए, हो सकता हो गांव में विपक्ष होता है, अपने तो यहाँ नॉर्मल भाईचारा है, बाकी कई गांव में ऐसा है कि भाईचारा इतना वो है कि सरपंच को दूसरा जो विपक्ष है वो देख के खुश नहीं होता। सही बात है। तो वहाँ क्या होता है कि सरपंच के पास ना जाके वो सीएम विंडो आरटीआई लगाते हैं। हम भी चाहते थे सरकार का बोझ, और सरकार का नहीं, सबसे ज़्यादा तो हमारा बोझ कम हो। जिस आदमी को हमारी सूचना चाहिए वो निकाल लो। और भाई इस बात में बुरा भी नहीं है, देखो सरकारी पैसा है, सरपंच जो है वो गांव का सेवक होता है, मतलब एक चौकीदार होता है कि उसको ये मौका मिलता है। और मैंने तो अब भी सरपंचों को कहा था, पहले आगे आने वाले सरपंचों को भी ये कहूँगा कि सरपंची का जो चुनाव है ना, उसमें ये नहीं होना चाहिए चुनाव जीतने के बाद फलाने ने मेरा वोट नहीं दिया, धिकड़े ने मेरे, सारे गाँव ने वोट दिया है। और प्रदीप भाई मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, मैं मेरे गांव का ऋणी हो गया। बिल्कुल सही बात है कि देखो कई सरपंच होते हैं, भाई मेरी सोच थी, मेरे गांव ने मेरे को इतना बड़ा सम्मान दिया है कि मैं जीऊँगा इतने, और अपने बच्चों को कह के जाऊँगा भाई ज़्यादा तो देखो मेरे पास इतना पैसा वैसा नाम शनावता नहीं, बाकी ये है कि मैं अपनी जान जो है ना, कभी ऐसा मौका है गाँव को भाई जान लेनी पड़े तो सबसे पहले मैं अपनी जान अपने गांव के लिए दे सकता हूं। तो सेवा के लिए आप तत्पर तैयार है, चाहे कोई भी काम हो गांव के लिए। आज भी यही था, पहले भी यही था। मेरे से जो चुनाव लड़ रहे थे वो भाई परिवार में भी बड़े थे, और मतलब उनकी पकड़ भी थी, वो हमेशा चुनाव लड़ते भी हैं, सरपंची मतलब वो राजनीति में भागीदारी भी थी। मैं तो जवान लड़का था। बाकी गाँव ने आज तक प्रदीप भाई 11 वोटों की सबसे बड़ी जीत आ रही है। सर ये बताइए, जिस प्रकार से आपने ये चुनाव लड़ा, जीता, इतना बड़ा पद भी पाया, गांव की सेवा भी कर रहे हैं और आगे तक करते रहेंगे, तो क्या एमबीए कर रहे थे, उससे पहले एजुकेशन ले रहे, तो कभी सोचा था कि मैं ऐसा काम भी कभी कर पाऊंगा, ऐसा पद भी मेरे को कभी मिलेगा? नहीं प्रदीप भाई, मैं आपको बता रहा कि गाँव में जब से गाँव बचा है उस टाइम से गांव में 11 वोटों की सबसे बड़ी जीत हुई थी। लोग ये कहते थे भाई बहुत ज़्यादा से जीतेगा, कभी 2 से, कभी 4 से, कभी 5 से। मेरे को गांव ने 171 वोटों से तो जिताया था। मेरे विपक्ष में 1 दादा लगता है, 2 चाचा लगते हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। जब उन तीनों की भी कैलकुलेशन लगाते हैं तब भी मैं 56 वोटों से जीत रहा हूँ। तो गांव ने मतलब कि एक तरफा सा मेरा समर्थन किया था, और वो समर्थन वोटों से नहीं, लोगों का आशीर्वाद था मेरे पे। मैं जहाँ भी गया, जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे, मैं उनके घर भी जाता था वोट मांगने। और ये सच है, मैं घर से जैसे ही निकलता था, चाहे कोई मिलो, मैंने खाना भी जो है ना वो लोगों का खाया। भाई जो लोग कहते हैं कि भाई हम सरपंची के चुनाव में दारू पिलाते हैं, देखो आज आप बैठे हो, भाई बैठे हैं, गाँव का कोई है नहीं भाई, चलो वो तो देखेंगे। मैं मेरे गाँव की पीछे से इस चीज़ में तारीफ़ करता हूँ कि मेरा गाँव आज तक चुनाव में किसी प्रतिद्वंदी का, शराब का, पैसे का कोई लोभ लालच नहीं। वो लोग काबिलियत देख के सरपंच को चुनते हैं। और मैं इसी बात से आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं मेरे गांव का कर्जदार हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कह के जाऊँगा, चलो आगे चुनाव देखो, आगे मैं सरपंची का चुनाव लड़ना नहीं, क्योंकि
मेरे को पैसे कमाने का वो तो सिस्टम था नहीं, मेरे को एक प्लेटफार्म चाहिए था और वो प्लेटफार्म गांव ने मेरे को दिया। अब मैं बार बार सरपंची के चुनाव में खड़ा होकर गांव को ये महसूस नहीं कराना चाहता कि भाई क्या मेरी लिख रखी, हो सकता हो मेरे से कोई अच्छा भाई आ जाए, अब उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है, इसमें मैं चाहता हूँ कि युवा जितने आएंगे आगे तो उतना बेनिफिट है। सर और जी जी जैसे आप पूछ रहे हो कि भाई MBA करता था, भाई मीडियम परिवार से हूँ, मेरे फादर जमींदार हैं ना, हमारे कभी राजनीति में कोई रहा। हाँ ये है, जिस टाइम देवीलाल जी हुआ करते थे मेरे दादा ने कभी बुढ़ा जैसे बोलते नहीं, जैसे अब ये मकान देख रहे हो, यहाँ एक बैठक हुआ करती थी पुरानी, जी देवीलाल जी जब आए थे तो मेरे दादा ने जैसे मुड्ढा जो बोलते हैं हुक्का पानी की व्यवस्था की थी। उसके अलावा राजनीति का हमारा कभी ये नहीं हुआ कि भाई किसी पार्टी वार्टी का सॉरी कि भी कोई किसी पार्टी में रहा हो, कुछ भी नहीं। हाँ मेरे मन में थी, मैं वहाँ पढ़ता था, मैंने सोचा नहीं था कि भाई कभी मैं इस, क्योंकि घर वालों के एक था भाई, और अपने अहिरवाल में होता भाई एक लड़का है कहीं नौकरी लग जाए, बाप जमींदार था तो सबकी ये मनसा रहती है, बिल्कुल सर। नौकरी लगे, किस्मत ने नौकरी भी दी, बट उसमें गलतियाँ मेरी रही कि भाई जैसे जब पढ़ते हैं तो एक फ्रेंड सर्कल होता है, उस फ्रेंड सर्कल की वजह से भाई कोई गलत कदम उठ गया, उसकी वजह से भाई वो होना पड़ा। जब मैं अंदर गया तो मेरे को वहाँ भी बुज़ुर्ग लोग मिले थे। अच्छा मतलब ऐसा नहीं है कि जेल भाई जेल में हर आदमी बुरा होता है, जैसे मैं गया था ठीक है गलती में चला गया, वहाँ बुज़ुर्गों ने मेरे को कहा बेटे ये जगह अच्छी नहीं, और मैं खुद मानता हूँ कि जेल जैसी जगह भी नहीं है, बाकी राजनेताओं को जेल में जाना भी चाहिए, ऐसी कोई वो नहीं है। जेल से जाके मैंने सीखा है कि भाई जेल में मैं गया, मैंने ये प्रण लिया था कि मैंने यह जो गलती की है मैं जीवन में कभी गलती नहीं करूँगा। मैं अंदर रहा, मैंने वहाँ मतलब लोगों में जो प्रेम भाव देखा तो मेरे मन में एक धारणा पैदा होगी कि यार कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। तो वहाँ से बस मेरा मन बनता गया। फिर वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े कह के गए, शक्कर खोरो गंगा जी का घाट पे मिल जाए। मैं वहाँ से आने के बाद धावड़ा चला गया। धावड़ा जैसे ही गया हूँ तो वहाँ मेरे को भाई राजवीर जैसे, उनके पिताजी भाई दीनदयाल जी जैसे वो लोग मिले। उन्होंने मतलब बहुत एजुकेटेड फैमिली, बहुत सिंपल आदमी है, उन्होंने मेरे को छोटे भाई की तरह रखा। वहाँ से बस फिर वो थोड़ा सा पॉलिटिशियन थे, जबकि वो पार्टी दूसरी थे। वो कई जैसे वहाँ हमारे भाई के जो मित्र थे वो बताते थे कि भाई गुरु अलग पार्टी में, चेला अलग पार्टी में। तो वो कहता था भाई ये अपनी मस्ती। मैं इसको ये बताता हूँ कि गलत काम मत कर। बस वहाँ से धीरे धीरे धारणा बन गई। रही गोरक्षा दल की बात, एक मन में एक भावना हो गई थी कि भाई एक जो गायें सड़क पे घूमती हैं इनका मतलब ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है सरकार मेरे को पैसा देती है, मैं अपनी स्वेच्छा से ये काम करता हूँ। शुरुआत से जब धावड़ा रहते थे उस टाइम से 11 गाड़ियाँ महेंद्रगढ़ थाने में, जो मेवात के लोग मुस्लिम जो लोग ले जाते थे उन लोगों की गाड़ियाँ हमने पकड़ी है, मेरे साथियों ने पकड़ी है। फिर धीरे धीरे हम पहले वैसे ही पकड़ते थे, फिर पता चला कि यार गोरक्षा दल हरियाणा करके कोई संस्था है जी। मैं इनसे जुड़ा। आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य सरोमित्र जी और आचार्य बलदेव जी ने ये संस्था बनाई थी। और अपने MDS मसाले के जो धर्मपाल मास्टर जी हैं जी। वो मेरी फ़र्स्ट मुलाकात में ये चारों लोगों से मैं मिला था। तो आचार्य बलदेव जी ने पूछा भाई बेटे, क्योंकि वो आर्य समाज का सिस्टम था, तो मैं कहा जी मैं देखो आर्य समाज तो धारण नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मेरे प्रोग्राम में खुद हुक्का पीता हूँ भाई, और नशा मैं करता नहीं, पंचायत का है, मैं एक हुक्का पीता हूँ। और ये चीज़ तो शायद अपने आस पड़ोस में नहीं, कहीं भी आप किसी सरपंच से पूछोगे तो वो बता देगा। बिल्कुल। तो वहाँ मैंने गया, मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने मेरे को जिला प्रधान बनाया था शुरुआत में। जी। बाकी यहाँ के लोकल लोगों ने सब ने मेरी मदद की। मैंने 11 गाड़ियाँ यहाँ पकड़ी, धावड़ा में पकड़ी। तो ऐसे करके बस यही था कि भाई जो गाय सड़क पे होती थी उसको उठा के भेज दिया, या किसी गौशाला में साफ़ सफाई करते चले गए। इस तरीके से बस सेवा भाव चलता रहा भाई। सर यहाँ पे जो गौशाला बनाई गई है नीचे वांडोर के पास, इसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखो प्रदीप भाई मैं आपको बताता हूँ, ये गौशाला नहीं, ये गो उपचारशाला है। जी जी। जो लावारिस लुल्ली लंगड़िया पाइस गए हैं। एक्चुअल क्या है कि अपने ज़िले का प्रधान है गौशाला संघ का नंद किशोर ठेकेदार, जी। एक ओमपाल बाबू जी हैं सरपंच साहब हैं, एक राजकुमार भाई हैं खेड़की से, एक दोंगड़ा जाट से, मतलब काफ़ी लोग थे बुज़ुर्ग। तो कोई मामला हो गया था, तो ये जो गौशाला पहले चला रहे थे वो इसको सुचारू कर नहीं पाए थे। तो उन्होंने मेरे को कहा यार बेटे तेरा मन है और तू ये गौशाला गौ उपचारशाला जो है
इसको तू चला। मैं बोला जी मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि भाई देखो घर परिवार भी पालना है, तो ऐसा कोई है नहीं कि भाई मेरे बाप नौकरी में हो या चाचा ताऊ को मैं मदद करता हो, मतलब पैसे वैसे तो सारा परिवार एक है, जी तो भाई कमाना भी पड़ता है। तो मैंने कहा भाई प्रधान जी मेरे बस की नहीं है। तो नंद किशोर ठेकेदार जी ने कहा बेटा हम तेरी पूरी मदद करेंगे। तो ये गौ उपचारशाला पहले जैसी थी आप लोगों ने देखी होगी, आज आप देखो ज़िले ज़िले के नहीं राजस्थान तक के पशुओं के लिए मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैं वो गौ माता को लेके आता हूँ, उनको इलाज करता हूँ, चाहे गौ माता हो, बंदर हो, पीछे जो जाट गांव का बंदरों का मामला था मैं वो बंदर भी लेके आया, मोर हो, चाहे कोई भी हो, हमारा जितना प्रयास होता है। और ये गौशाला ऐसी नहीं है कि मेरे को सरकार की तरफ से कोई मदद मिल रही है, मेरे को मदद मिल रही है भाईचारे की तरफ से। जैसे अब आप आ गए, मैंने कह दिया यार भाई तूड़ा नहीं है, तो आपने कह दिया भाई मैं कल तूड़ा भिजवा दूँगा। और जब से मैंने ये गौशाला संभाली इस पर 7-8 लाख रुपए का कर्ज था। मैंने आज तक किसी को ये नहीं कहा भाई आप 1 रुपये दान दो। गोग्रास जाती हैं, बस मेरे साथी हैं, और भाई कुछ आप जैसों का भगवान का आशीर्वाद है। गौ माता अपने आप अपने हिसाब से जितना उसको चाहिए वो लेके आती है। बिल्कुल। और आज के दिन एसपी साहब हो, डीसी साहब हो, अपने अधिकारी हो, चाहे पुलिस महकमा हो, ये सब मेरी मदद करते हैं। और भी गौशालाएँ हैं, बन उनकी मदद इसलिए क्योंकि मैं लूली वो रात जैसे फ़ोन कर दें यहाँ एक्सीडेंट हो गया, SHO ने फ़ोन कर दिया बेटा सरपंच वो ऐसे ऐसे गायब हुआ है, वहाँ मेरे लड़के हैं वो जाते हैं, मैं भी जाता हूँ खुद, मैं एम्बुलेंस भी चलाता हूँ, आपने कई बार देखा भी होगा। बस इस तरीके से एक सेवा भाव और ये लोगों की आस्था से ये चल रही है। और हमारा प्रयास है, आपने देखा भी होगा कि बहुत अच्छी तरीके से वेल मेंटेन हम उसको रखते हैं। सर जिस प्रकार से वहाँ पे आपने एक प्रोग्राम करवाया था काफ़ी समय पहले, तो वहाँ पे सरपंचों की लाइन लगी हुई थी, मैंने देखा था। तो उस जो आपका भाईचारा बना, उस भाईचारे के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे धन्यवाद करेंगे भाईचारे का? देखो प्रदीप भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे गांव में 7 तारीख को मेला लगा था, सावन के लास्ट सोमवार। जी तो मैं मेले में था, तो यहाँ प्रोग्राम हो रहा था। उस रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं 8 बजे वहाँ से जैसे कुश्ती कबड्डी का प्रोग्राम निपटा के मैं अपने घर आया। उस टाइम रात को मेरे को नींद नहीं आई कि यार ऐसा प्रोग्राम मेरे को अपनी गौशाला में करना चाहिए। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उस चीज़ को कर सकूं। बाकी मेरे दोस्त हैं, जैसे टेंट वाला हो गया, हलवाई हो गया, परचून वाला हो गया, उनको ये है कि भाई मैं ये बोल देता हूँ हाथ जोड़ के भाई मेरा ये काम है, तो वो बेचारे पैसे के लिए नहीं कहते, उनको ये पता है कि भाई पैसा सरपंच देगा। जी तो मैंने सुबह में गया, मैं धन्यवाद करता हूँ भांडे और नीची गाँव के लड़कों का। देखो मेरी मित्रता पहले भांडे और नीची में 1-2 जो हमारे गांव में बकरी वगैरह चराने थे रमा कृष्णा थी। मैंने आस पड़ोस में भांडे और नीची जैसा गांव नहीं देखा भाई। भांडे और नीची के लोगों में इतना सेवा भाव है, प्रत्येक कास्ट में, ऐसा नहीं है गुज्जर भी हैं वहाँ, हरिजन भाई भी हैं, सारे हैं। उन लोगों को मैंने सुबह जैसे वो मेरे पास बैठते थे, भाई बैठ गए वहाँ, मैंने उनको कहा यार प्रोग्राम करना है, मेरी मदद करोगे? तो उनका एक बहुत अच्छा सा जवाब था, बोले भाई मदद करवा ले, देख पढ़ने वाले थे सारे, पैसे की मदद नहीं होगी, शरीर की मदद ले ले। और आज तक ऐसा है, यदि गौशाला में कर्मचारी भी नहीं रहते, जैसे कई बार भाई होता है वर्कर नहीं रहते, उन बच्चों को चाहे फ़ोन कर लो, पूरा भांडे और नीची गांव के बच्चे वहाँ गोबर तक झाड़ू तक सारा टोटल काम करते हैं वो। 1 रुपये का ये नहीं कि वेतन का। उनको रात को ही कहते भाई एक गाय एक्सीडेंट होगी लेके आनी, वो बच्चे बिना बताए भाई का फ़ोन आ गया चलो, वो सिर्फ एक सेवा भाव है। तो उस तरीके से मैंने पूछा, उन्होंने हाँ भर दी। फिर मैंने टेंट वाले को बुलाया, सबको बुला के उनसे राजी रजा किया। भाई रही सरपंचों की बात, तो जो ये कि यूनियन हमारी बनी थी, मैं आपको बता रहा था, खट्टर साहब का मैंने धन्यवाद किया। हमने यहाँ जो बुलाए थे, हरियाणा की यूनियन तो आनी थी। जैसे आप पंजाब हमारा पड़ोसी है, राजस्थान पड़ोसी है, यूपी पड़ोसी है, हमारी यूनियन को देखते हुए इन तीनों स्टेटों में भी अपनी यूनियन बना ली। और उनके प्रधानों से हम टच में थे जी। जैसे वहाँ कोई दिक्कत हो तो वो हमें बुलाए, हम जाते हैं, क्योंकि एक भाईचारा हो गया। बिल्कुल। भाईचारे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो मैंने फ़ोन करके कहा, और सबको पता था भाई मैं गौ उपचारशाला चलाता हूँ। एक मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इसलिए मिलती है कि एक सरपंच को तो हो सकता है कोई तिरछा भी देखे। बिल्कुल। जब बात आती है कि यार ये गौ उपचारशाला चलाता है, गौशाला और गौ उपचारशाला में फ़र्क है, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से लूली, लंगड़ी, अपाहिज, एक्सीडेंटल, लावारिस गायों का इलाज करते हैं, जिनका कोई धनी धोरी नहीं होता।
हम उनका इलाज करते हैं ना। हमारे पास कोई कमाई का जरिया है कि भाई दूध वगैरह बेचते हैं। हमारे पास तो आपने देखा भी है कि कोई, तो मैंने फ़ोन किया, यार गौ माता के लिए मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने कहा भाई सरपंच हम तेरे यहाँ आना चाहते हैं। चारों स्टेटों की यूनियन होगी, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, चारों स्टेटों के प्रधान, उप प्रधान और यहाँ के लोकल सरपंच थे, वो तो मेरे को आशीर्वाद देने। उन सरपंचों को तो पूरे ज़िले में 348 समथिंग ये पंचायतें हैं। अब किसी भी पूरे ज़िले में देखो पार्टियां अलग हो सकती हैं, भाई कोई जजपा से है, कोई कांग्रेस से है, कोई, पर जब बात आती है सरपंचों की तो उस टाइम कोई एक सरपंच अपनी पार्टियां नहीं देखता। वो सिर्फ भाईचारे के लिए, अब मेरे बुलाए पे वो यहाँ आए थे, वो कल को मेरे को बुलाए मैं वहाँ जाऊँगा। सबसे बड़ी बात ये है सर जो आपने बताई ना कि एक तो 171 वोटों से जीत आपकी, और दूसरी आप लोगों में यहाँ पे मन में भेद नहीं है, सिर्फ मतभेद है। ये एक बहुत बड़ी बात है गांव के लिए। ऐसा गांव में होता नहीं है जो आपके गांव में है। देखो प्रदीप भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, अब यूनियन भी है, उसमें भी बीजेपी की जैसे हमने पीछे बुराई की, भाई उन्होंने हमारी बात नहीं माननी थी, बाद में उन्होंने माननी पड़ी, हमने आंदोलन किया तो बीजेपी के कई साथी रुष्ट हुए। बाकी जब बात आई भाईचारे की तो वो ही भाई पार्टी लेवल की बात अलग है, भाईचारे की बात अलग है। यहाँ भी यही है प्रदीप भाई, अब कल को मेरे पे कोई दिक्कत आती है तो मेरा गांव सबसे पहले आएगा। तो उस गांव में मेरे जो जिन्हें चुनाव लड़ा वो मेरे विपक्षी हैं चुनाव के। ऐसा नहीं है किसी प्रोग्राम में हमारा एक साथ बैठना उठना नहीं हो। अब जैसे उनके परिवार में कोई प्रोग्राम हुआ मैं जाता हूँ, मेरे घर में कोई प्रोग्राम हुआ आते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई मतभेद, तो मैं ये चाहता हूँ प्रत्येक गांव को भी मैं चाहता हूँ कि इस तरीके की द्वेष भावना, चुनाव तो 5 साल में फिर आएंगे, आज मैं सरपंच हूँ कल को कोई और भाई सरपंच होगा, तो ऐसा नहीं है ना कि हम उनके साथ, जैसे आज हमने उनके साथ गांठ बांध ली और कल को उनकी कोई दिक्कत आ गई, मेरे कोई दिक्कत आ गई, तो गांठ का फ़ायदा क्या है? फिर तो गाँव आदमी शहर में रह ले, जैसे शहर में अकेला आदमी रहता है, गांव का नाम ही एक भाईचारा है भाई। सर ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है, लेकिन मेरा गांव इससे बिल्कुल विरुद्ध, आप भी जानते होंगे। आगे अब बात करते हैं, आपने जो गांव में विकास करवाया है, तो सबसे पहले बात आती है शिक्षा की। तो अपना जो गांव का स्कूल है तो कौन सी क्लास तक है और क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है? देखो प्रदीप भाई, मेरे गांव में सरकारी स्कूल आज से 10 साल पहले बंद हो गया। जी। प्राइमरी स्कूल था एक्चुअल मेरे गांव को, आपने आसपास के नहीं पूरे ज़िले में आपने देखा होगा, इतना साफ़ सुथरा सुंदर गांव नहीं है। ऐसा नहीं मैं मेरे गांव की तारीफ़ करता हूं, बाहर का कोई आदमी आता है, क्योंकि 27.5 फुट की फिरनी है, सभी पे अशोका के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं 1% भी आपने देखा होगा भी पानी वाणी। क्या है कि मेरे गाँव में प्रत्येक घर में एक सर्विस है। पहली बात तो कृषि प्रधान गाँव है, फर्स्ट प्रायोरिटी में गाँव में जितनी भी सब्जी का काम है ज़्यादा। दूसरा, जो बाहर का पैसा आ रहा है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्रत्येक घर में ऐसा पैसा आ रहा है। तो मेरा गांव वैसे ही सुख समृद्ध पूरा मतलब वेल एजुकेटेड गांव है। क्योंकि कई गांवों में हम देखते हैं कि लाइटें जो सरपंच लगाता है वो लाइटें उतार ली जाती हैं, पेड़ लगा दिए पेड़ उखाड़ दिए। मेरे गाँव में ऐसा है, मैंने लाइटें लगा दी, मैं कभी देखने नहीं गया। वहाँ के जो लोग हैं ना वो उनकी केयर करते हैं, उनमें पानी डाला, उनकी सफाई करना, पेड़ लगा दिए, कह के लोग पेड़ लगवाते हैं, भाई सरपंच मेरे यहाँ पेड़ लगा दे, इस चीज़ का पेड़ लगा दिए, वो लोग उसमें पानी डालते हैं। तो ये एक भाव है लोगों में, प्रेम भाव। नहीं तो कई गाँव में देखते हैं, आपने भी देखा होगा। और मतलब इसी तरीके से लोगों का, अब आपके गाँव की तो देखो क्या है, प्रत्येक सरपंच भी एक जैसा नहीं है, प्रत्येक विपक्ष भी एक जैसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। विपक्ष, मेरा विपक्ष है भैया, आरटीआई है, सीएम विंडो है, वो लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जागरूक है, बहुत अच्छी बात है, उनको लगानी चाहिए। पर वो सीएम विंडो और वो लगा के कल को हमें बैठना पड़े ना, तो हम आपस में गाली गलौज करके नहीं देते। मेरे से सारे बड़े हैं भाई, पंच भी सरपंच भी जो लड़ रहे थे चुनाव, सब बड़े हैं, तो मैं उनको राम रमी करता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि भाई मैं सरपंच बन गया लोग मुझे ना, गलत बात। जब आप सरपंच बने थे तो गांव का कैसा क्या हाल था? कितनी गलियां कच्ची थी? पानी की क्या व्यवस्था थी? लाइट वगैरह, पेड़ आपने लगवाए हैं, पानी वानी नालियां भरी रहती हैं, तो उसमें क्या कुछ आपने, कितनी आपने सड़कें बनवाई गांव में? देखो प्रदीप भाई, क्या है कि मैं दुष्यंत चौटाला जी के साथ रहता जी। सरकार थी बीजेपी की जी। तो हालांकि रामविलास जी ने जो है जितना पैसा गांव को देना चाहिए उतना पैसा गांव को नहीं दिया। जी। उस वजह से, और रहा विकास की बात, मेरा पूरा गांव पक्का है। जो छोटे मोटे काम थे गांव में चंदा इकट्ठा करके, जैसे एक
शमशान घाट बनाना था। जी। गाँव ने चंदा इकट्ठा करके वो शमशान घाट बना दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि आज मेरे को 4.5 साल सरपंच रहते हो गए। गांव में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, सब चीज़ें हुई हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक गांव का कोई आदमी थाने में नहीं पहुंचा है। बहुत बड़ी मतलब बात है। पुलिस केस गांव का इस 4.5 साल में एक पुलिस केस नहीं हुआ। दूसरा, गांव के जो अवैध कब्जे लोगों ने कर रखे थे, पहले क्या था, सरपंच उनके पास जाता नहीं था। मैं लोगों के पास गया हूँ कि भाई ये पंचायत की ज़मीन आप लोगों ने इतने दिन कब्जा ली, मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँगा। तो लोगों ने ये नहीं कि भाई लड़ाई झगड़ा किया हो, कोई और बात। सरपंच जिस दिन जेसीबी और तेरी ट्रैक्टर आए उस दिन बता देना। लोगों ने वो साफ़ सफाई भी की है, कोई मनभेद या मतभेद नहीं हुआ उसमें ना किसी तरीके। देखो छुटमुट होता है, भाई सरपंच तूने ये कर दिया वो कर दिया, मैं उसको कहूँगा भाई चाचा तूने इतने, बट 10 मिनट जब साथ बैठ के हुक्का पीते हैं, चाहे मैंने जितने भी कब्जे छुटाए उन्हीं के घर, जैसे मेरे उसके साथ बोल चाल रही है, मैं उसी को ये कहूँगा चाचा हुक्को भर के लिया। वो अपने बेटे को कहेगा भाई जा हुक्को भर लिया। हम वहीं बैठ के हुक्का पीते हैं, फिर मैं उसको जैसे तैसे करके चाचा कोई नहीं ये वो, मतलब हमारे 1% वो नहीं होता ना। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ इस मामले में। मैंने काफ़ी कब्जे छुटवाए हैं। जो गांव का हमारा 131 नंबर रास्ता है, वो गांव का पैतृक रास्ता है, आज तक किसी सरपंच ने उसका ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात, उस रास्ते में जब हम आते हैं, गांव चारों तरफ से चौकोर है, बिल्कुल। उस रास्ते में जब आते हैं तो एक मकान पड़ता था हमारे यहाँ, एक मास्टर जी ओम प्रकाश जी। जी। तो मैं उनके पास गया, मैं को मास्टर जी ये जो मकान है आपका रास्ते में आ रहा है, इस मकान को आप ये यूं बना हुआ है, इसको आप यूं कर लो तो ये सड़क सीधी हो जाएगी और गांव चौकोर हो जाएगा। मास्टर जी ने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, पर मेरा मकान तो पक्का है। मैंने उस मास्टर जी से बात करके, उस मास्टर जी ने अपना पक्का मकान तोड़ लिया और अपने उससे रास्ता दे दिया गाँव को। तो एक भाईचारा ही है। मतलब आपने समझाया और समझ गया आराम से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूं कि मैं इस गांव में पैदा हुआ जहां मेरे चाचा ताऊ, सारा गांव जो है, कोई भाई है कोई चाचा ताऊ, ऐसा भाईचारा आस पड़ोस में तो मैंने कभी देखा नहीं। सर गांव में पानी की क्या व्यवस्था है, कितने क्या आपने ट्यूबवेल वगैरह बना रखे हैं, जोड़ वोड़ किस प्रकार से क्या है? देखो प्रदीप भाई, मेरे गाँव में पानी की समस्याएँ थी, 1000 फुट के नीचे पानी है। जी। दूसरा, बुज़ुर्गों के टाइम में गड़बड़ हो गई थी। जो देवास में ये वाटर टैंक का काम, वाटर टैंक बने हुए मेरे गांव में बन रहे थे, जी। उस टाइम बुज़ुर्गों ने जो क्या किया कि भाई वो टैंक गांव में खुदने नहीं दिए, और हमने बहुत प्रयास करके, आपने देखा भी होगा कि पहले भी हम नहर को साफ़ करके पानी लाए थे, बट वो कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद अब जो ये दोहान का जो पानी है, जी। इसके लिए भी हमने बहुत प्रयास किया। अकेले मैंने नहीं, मेरे साथी सरपंच है डेरोली से लेके बसई तक, उनको जहाँ लेके जाता मैं कि सरपंच साहब ये काम है, वो मेरे साथ जाते हैं। अधिकारी से लेके मंत्री से लेके सीएम तक हमने ये बात पहुँचाई, और ये आज आप देख रहे हो दोहान का जो पानी है ये आ रहा है। इससे एक तो वाटर लेवल अप है। गांव में पीने के पानी के लिए हमने बोरवेल से काम चला रहे हैं अपना, 4 बोरवेल हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बट पानी जो नीचे है, हम ये चाह रहे हैं कि अभी जैसे मैंने नहर से पाइपलाइन जुड़वाई है, जी। अब नहर से जोड़ों के लिए जो पाइपलाइन जुड़वाई है, अपने एक जेई साहब हैं उत्तम जेई, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे गांव ने उनका सम्मान भी किया था पीछे। जी। उस लड़के ने जेई होते हुए भी मेरा पड़ोसी गांव को, उसने मेरी इतनी मदद की कि भाई दोहान का पानी लाने में उसने मेरी मदद की। उसने मैं उसको ये पूछता था कि भाई अपनी फ़ाइल कहाँ अटकी हुई है, तो बताता भाई फलां अधिकारी के पास अपनी फ़ाइल अटकी हुई है। मैं 2-3 सरपंचों को लेके जाता, वो मेरा काम हो जाता। इस लड़के ने मेरी इतनी मदद की है, और ये मेरी नहीं पूरे क्षेत्र की मदद की है इसने। एक जेई रहते हुए मैं इसका बार बार धन्यवाद करता हूँ। अब ये जो बात हुई थी, मैं जो नाला लेके आया हूँ नहर से जोड़ में, ये नाला भी मैंने इसको बताया भैया ऐसे ऐसे करके जोड़ भर दे। हालांकि अभी जोड़ में पानी जो ये दोहान का पानी आ रहा है इससे तो मैं भर रहा हूँ, बाकी नहर से अभी रिपेयरमेंट चल रही है। तो जिस प्रकार से उधर आपका गांव का मंदिर भी है मोटा महादेव जी का, तो उधर भी पहले मिट्टी थी, रोड भी नहीं बना हुआ था, तो आपने बहुत अच्छा ये काम करवाया। तो किस प्रकार से वो विकास रहा सर? देखो अभी जो जैसा मैं सोचता था वैसा मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों में सरकार का बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने शर्मा जी मंत्री जी जो हैं, उनकी योजना में मेरे पास बहुत कम पैसा आया। जितना पैसा आया उतना मैंने लगाया, और वो पैसा मैंने उस जगह लगाया जहाँ गाँव को ज़रूरत थी।
जैसे 131 नंबर रास्ता हो, गांव से जो चारों तरफ रास्ते बाहर जाते हैं। रही बात अब जिस दिन डिप्टी सीएम साहब बने दुष्यंत चौटाला जी, देखो मैं उनका कार्यकर्ता हूँ। अब मेरे गांव के जितने काम हैं उन्होंने डीसी को स्पेशल बोला है, मेरे गांव के जितने काम हैं, मेरी इच्छा थी गांव में स्टेडियम बनाऊं, बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम बनाऊं। उसके बाद पार्क, सड़कें, जो 5-6 सड़कें, मैंने भाई साहब को फर्स्ट प्रायोरिटी में ये बोला, भाई मेरे गांव का ये काम है। तो भाई साहब ने भी फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरे काम पास होकर आज HRDF बोर्ड में है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साइन हो चुके हैं। अब ये कोरोना की वजह से वो सीएम साहब के OSD और सीएम साहब बाहर, उनके सिग्नेचर बाकी हैं। ये पैसे आते ही प्रदीप भाई जैसा मैं गांव चाहता हूँ, हालांकि आज भी सबसे टॉप पे है, बाकी 2-3, एक तो मैं स्टेडियम बहुत वाईफाई स्टेडियम बनाना चाहता हूँ कि भाई ऐसा स्टेडियम हो कि लोग ये कहें कि हाँ स्टेडियम बना। तो इस तरीके से जो काम रहे हैं, बाकी आज तक जो काम किया है गांव बड़ा खुश है। क्योंकि देखो किसी सरपंच की बुराई करना, सरपंच मेरे से पहले रहे, उन्होंने भी अपनी जान में बहुत अच्छा काम किया था, पर उनके पास इतना समर्थन नहीं था जो मेरे पास है। जिस प्रकार से आप सरपंच बने, युवा अवस्था में आप सरपंच बने थे, आजकल के जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट गलत रास्ते पे चले जाते हैं, जैसे नशा वगैरह करना, माता पिता की सेवा नहीं करना, उनका कहा नहीं मानना। तो उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो प्रदीप भाई, माँ बाप की इसमें कोई गलती नहीं होती। अब जैसे मैं चाहता मेरे पर मुकदमा नहीं लगता तो मैं आज नौकरी करता, उसमें माँ बाप की गलती नहीं है। हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा हो के ये करे वो करे। देखो जो आजकल ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं कि उनके फादर दारू पीते हैं, वो बच्चे भी दारू पीने लगे हैं। ये सबसे गलत बात है। जिस आदमी ने देख लिया, आपको पता है कि दारू वगैरह ये जितने भी नशापत्ती हैं ये घर का नाश कर देते हैं। तो मेरे युवा साथियों से एक यही अपील है कि इस तरीके की काम ना करके ये जो जवानी है इसको अच्छे काम में लगाए भाई, और कुछ नहीं। तो जैसे कई बार गांव में छेड़बाजी ऐसा ना करके गांव में पेड़ लगाए भाई, और कुछ नहीं, गौशालाओं में सेवा करे। प्रदीप भाई, मैं अपने महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब हैं जितने भी, मेरी जान में मैंने कभी सड़क पे पड़े आदमी को छोड़ा नहीं है। ये बात अखबारों में भी खूब छपी है और आपने देखा भी होगा। वो सिर्फ इसलिए कि एक आदमी के अंदर भी एक भावना होती है। मैं बहुत ज़रूरी काम से भी कहीं जा रहा हूँ और मेरे को सड़क पे कोई रास्ते में गिरा हुआ मिल गया, तो मेरे लिए पहले वो आदमी को हॉस्पिटल पहुँचाना ज़रूरी है। और मैंने जहाँ डॉक्टर है मैं उनके पास जाता हूँ तो कई बार कहते हैं, यार तेरी गाड़ी जब हॉस्पिटल में स्पीड से बढ़ती है ना, तो ये हम घर जाते हो, हम वापस आते हैं कि पक्का सरपंच किसी को लेके आया है, चाहे वो किसी भी रोड पे हो, कहीं भी हो। मेरे हिसाब में ज़्यादा नहीं तो 25-30 बार तो न्यूज़पेपर में भी आ ली कि भाई सड़क पे पड़ा था। और तो छोड़ो, अपने यहाँ रात को एक आदमी एक्सीडेंट था, वो एक्सपायर हो गया, ना मालूम था, मैंने उसका दाग तक भी लगवाया जाके। मतलब सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है, मेन बात हम ये कह सकते हैं। वो देखो परिवार के संस्कार मान लो, बाकी जो है खुद किया, एक आदमी के अंदर से भी इच्छा होती है, आदमी का टारगेट होता है कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। मैं ये चाहता हूँ, मतलब अब चलो मीडिया में ये बातें बतानी नहीं चाहिए, मैं इतना सेवा भाव करना चाहता हूँ कि जिस दिन एक लास्ट द्वार होता है शमशान का द्वार, उस दिन मैं जाऊँ वहाँ लोग, मतलब काफ़ी लोग मेरे उसमें अंतिम यात्रा में होना चाहिए और वो लोग ये कहना चाहिए कि अच्छा आदमी था। इस प्रकार से जी, इसलिए मैं जो है ना सेवा भाव, मतलब कुछ लगा लो, मैं मेरे परिवार का कोई काम हो और कहीं मेरे से कोई काम होता हो, जैसे कई बार ब्लड देने की बात आती है, कोई भी बात आती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने कोर्ट में गोलियां चली थी, अपने धर्मवीर नाम है शायद वो पुलिस वाले का, SIS ने एक नंबर डाला कि AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, ये बहुत रेयर ब्लड होता है। मैंने तुरंत फ़ोन किया क्योंकि मेरे गांव में एक है, उसको AB नेगेटिव की ज़रूरत पड़ी। तो मेरे साथी जो जयपुर से, राजस्थान से मेरे साथी थे, उनके पास AB नेगेटिव था। मैंने तुरंत फ़ोन किया, मैं सर आपको AB नेगेटिव ब्लड चाहिए, मैं दूंगा। बोले आप कहाँ से बोले? मैं जी सरपंच बोल रहा हूँ ऐसे ऐसे। तो मेरा एक साथी था वहाँ पुलिस में, उसने बताया जी हाँ ये कर सकता है। मैंने जयपुर फ़ोन किया, मैं यार ऐसे ऐसे ब्लड चाहिए, वहाँ से 5 लड़के आए। और मैं तो अपनी युवा पीढ़ी से ये कहता हूँ, ना किसी पंडित जी को हाथ दिखाने की ज़रूरत है, ना किसी बुज्जा की ज़रूरत है, ना किसी मतलब जो टोने टोटकेन की ज़रूरत नहीं। आदमी एक हाथ दूसरे की मदद के लिए बढ़ाए, भगवान सब कुछ देता है। मेरे को तो अपने घर
दाल रोटी मस्त हूँ, भगवान टाइम पे सब चीज़ें दे रहा है। सर काफ़ी बार देखा है कि आपके यहाँ पे इस रोड पे फ्री ऑटो भी चलते हैं। हाँ, वो जब मैं सरपंच नहीं बना था तो उस टाइम मैं बैठा था मुंडिया खेड़ा गाँव में। जी तो मेरे एक मित्र हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, हालांकि नाते में वो मेरा बेटा लगता है, देवेंद्र मास्टर जी, दास संसार जी हैं। मैंने कहा दादा, हर रक्षाबंधन पे भाई रोडवेज बसें चलती हैं, उनमें लेडीजें जो हैं वो फ्री होती हैं, कि आपा कुछ ऐसा कर सकते हैं कि भाई जिस टाइम अपने रोडवेज नहीं चलती थी जी उस टाइम अपने प्राइवेट बसें चलती थी। तो प्राइवेट बसें, क्योंकि त्यौहार के टाइम पे जो है ना भाई बहुत भीड़ होती बहुत है, ज़्यादा होती है। तो मेरे साथी थे टेम्पो वाले, क्यों कभी टेम्पो में जाते थे भैया, आज चलो गाड़ी हो गई कुछ हो गई, टेम्पो बसों में जाते, तो इनसे भाईचारा हो गया। तो मैंने कहा यार तुम ऑटो में एक दिन में कितना पैसा कमाते हो? इन्होंने बोला भाई त्यौहार वाले दिन जो है हम 1000 रुपये के समथिंग कमाते हैं। तो मैं कहा यार ये ऑटो जो अपने रूट पे हैं, जितने भी ऑटो चलते हैं, इनको तुम, वो सेवा भाव वाली बात है भाई, तुम इन ऑटो को रक्षाबंधन के दिन, चाहे नानकवास कोत्थड़ हो, दोंगड़ा हो, इन पर आप लोग चलाओ। उस दिन बस वो मन की, मेरे मन को जो ये लगता है ना कि मेरा दिल संतुष्ट होना चाहिए, तो मैं वो काम करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, आपने फ्री में आप ऑटो भी चलाते हो त्यौहार पे। सर अब आप सरपंच बन चुके हो और दोबारा से जो चुनाव है उनका जो बिगुल है वो बजने वाला है, तो अब कौन से चुनाव की तैयारी है? राजनीति में आगे जाने चाहते हो या यहीं तक सीमित है, या क्या कुछ विचार है आगे का? देखो प्रदीप भाई, आप जो भाईचारे की बात पूछ रहे थे, मेरे गांव में लोग इकट्ठा हुए थे जी कि भाई अब आगे बता। जैसे मंदिर में बैठे थे, मेरे विपक्षी जो आप बता रहे हो वो भी बैठे थे, जो चुनाव में विपक्षी हैं, वैसे जी, तो जी। चाचा ताऊ हैं हम। जी तो वो बोले कि भाई आगे क्या विचार है? हाँ भाई चाचा जी की बार विचार जिला पार्षदी का चुनाव लड़ने का है। अच्छा जी तो उस आदमी की एक वर्डिंग थी, मतलब वहाँ जो बैठे थे, बोले भाई जिला पार्षद का चुनाव लड़ेगा तो पूरा गांव जो है ना, यहाँ भी और बाहर भी मदद करेगा। यहाँ चुनाव लड़ेगा सरपंची का तो तेरे विपक्ष में। गांव ने ये तक कहा है कि भाई आपको जो हमारे से भरसक मदद होगी वो मदद करेंगे, चुनाव लड़ जिला परिषद का। और भाई गांव वालों ने एक बार प्लेटफार्म दे दिया सरपंची का। अब इस सरपंची से ऊपर जाके क्या है कि सिस्टम में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो वहाँ पावर भी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी तो लोगों का काम करा पाएंगे। जिला परिषद वार्ड नंबर 4। बिल्कुल। तो सर आपको भी पता होंगे कौन कौन से काम आते हैं इनमें? हाँ, बेरी आता है अपना, भांडोर नीचे आता है, देवनगर आता है, ऊंची भांडोर, देवास, चीतलांग, डुलाना, बुचोली, झूक, माजरा, लावण, मालडा, बवाना, बसई। कितने सर टोटल कितने हैं? ये 17-18 के समथिंग गाँव। सारे गांव याद भी कर रखे हैं, और जो गांव में विकास करवाया है और गांव में जो इनकी इमेज है, पूरे प्रदेश में जो इमेज है, गांव वालों ने पूरा सहयोग दिया है कि अगर आप चुनाव लड़ना चाहते तो हैं तो हम आपके साथ हैं। तो सरपंच साहब ये बताएं, तो आपने गांव का तो विकास करवाया ही है, उसके साथ साथ अगर आपने कोई अलग से अच्छा काम जो समाज के लिए किया हो तो उनके बारे में जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बताएं थोड़ा सा। देखो प्रदीप भाई, वैसे तो महेंद्रगढ़ में युवा साथी काफ़ी हैं, जो जैसे धरना प्रदर्शन हो, पद्मावत फिल्म हो, महेंद्रगढ़ का नाम बदलने की बात हो, जितने भी आंदोलन हो, आकोदा नहर का मामला हो, जी कोई भी मामला हो, सारे मामलों में मैंने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। क्योंकि जो सरपंच है वो बुला लेते हैं। अपना जो महेंद्रगढ़ से अटेली की जो ये बसें चलती हैं, जी एक बार सुबह सुबह का काम था, तो एक नंबरदार है अपने चाचा, जी तो मैं एक लड़के को बोला चल यार वहाँ हुक्का पी के आते हैं। तो मैंने देखा कि बणी में अपनी रोडवेज बसें खड़ी हैं, तो मैं सोचा यार अब कॉलेज का टाइम है, क्यों ना चला जाए भाई। बस ख़राब होगी तो गांव से साधन करके जो लड़कियां हैं, जो बिल्कुल। परेशान हो रहे हैं यात्री, उनको भिजवाएंगे। तो मैं वहाँ गया तो अपने रूट की लड़कियां थी, वो रोने लग गई। जी उस टाइम एक्चुअल में मैं था, सुबह का टाइम था, मैं निक्कर में और बनियान में ही था, जी। टी शर्ट में। तो मैंने कहा भाई जी क्या बात होगी? तो उन्होंने बताई कि भाई इस रूट के 2-3 लड़के हैं, वो हमें गालियाँ बकते हैं, उल्ट सुल्ट बोलते हैं। जी मेरे को बड़ी पीड़ा हुई कि देखो बहन बेटी सबकी बराबर बिल्कुल होती सर, है। बिल्कुल आपकी भी बहन है, वो मेरी भी बहन है, मेरी बहन है, वो आपकी बहन है, सबकी बहन बेटी बराबर है। बिल्कुल, भाई शादी के बाद तो सबका ये है कि भाई रिश्ते नाते बदल जाते हैं, बाकी बहन बेटी तो बहन बेटी है। जी जी तो मेरे को दुख हुआ, मैं बोला बरा बताओ मैं क्या कर सकूँ। मेरे लिए शर्म से मरने की बात ये थी कि वो जो छेड़खानी हुई वो मेरे गांव के ग्राम सभा क्षेत्र में हुई। कल को अखबार में या कहीं नाम जाए तो ये होता है
यार कहाँ मामला हुआ चामदेड़ा में, तो मेरे लिए तो शर्म से मरने की बात थी। मैंने उन लड़कियों को कहा कि भाई तुम चाहती क्या हो? तो उन लड़कियों ने बोला कि भाई हमें ना इन लड़कों को अरेस्ट कराना है। मैं कहा और कोई सॉल्यूशन? बोली भाई प्रत्येक रूट पे बस चलती है लड़कियों के लिए स्पेशल, अपने रूट पे नहीं चलती, कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। तो क्रांतिकारी लोग मानते ही हैं कि भाई धरना प्रदर्शन भी है। तो मैं लड़कियों को कही भाई तुम मेरा साथ दे सकती हो? जी बोली बिल्कुल देंगे भाई। तो मैंने चौकीदार को कहा भाई दरी लगाओ वहाँ से और पानी ला, इन लड़कियों को पानी पिला और तुम यहाँ बैठो। 1 घंटे में यदि आज तुम्हारी बस नहीं चले तो यहाँ से कोई आदमी जाएगा नहीं जब तक ये। मेरा सारा गांव चला गया। जैसे गांव को पता लगा भी सरपंच वहाँ खड़ा है तो बुजुर्ग महिलाएं सब चले गए। बेटा क्या बात है? कि मैं को दादी इन लड़कियाँ ने बालक छेड़खानी करी। मैंने पुलिस को बुला दिया, उन लड़कियों ने भी एप्लीकेशन दे दी। एप्लीकेशन देने के बाद जिस टाइम गोदारा जीएम हुआ करते थे दुष्यंत चौटाला जी के मामा जी, तो मैंने उनको फ़ोन करके मैंने दोनों बसें रुकवा दी रोडवेज की। ड्राइवर बोले यार हम भी परेशान आ लिए। तो मैंने जीएम साहब को, उन्होंने बताया भाई सरपंच मान नहीं रहा। तो जीएम साहब ने मेरे पास खुद फ़ोन किया कि सरपंच क्या चाहता है? मैं कहा जी मेरे को लड़कियों के लिए बस चाहिए और कल से ही बस चाहिए। वो बोले यार आज जाएगी 10-15 दिन में। कल चाहिए तो चाहिए, जब ये जो है जाम वाम ये यहाँ से खुलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो जीएम साहब ने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। मेरे को सब ने कह लिया भाई नहीं नहीं नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कि ये लड़कियाँ मेरे कहने पे बैठी थी, इनके लिए बस चलवानी है। मैंने जीएम साहब को दोबारा, मेरे पास 15 मिनट बाद फ़ोन आया कि भाई कल से बस चल जाएगी। तो मैं कहा जी आप अपने अधिकारी भेजो और वो लिखित में मेरे को आदेश दें कि कल से बस चलेगी। वहाँ से जी अधिकारी आ गए। उन अधिकारियों ने मेरे को कहा जी बताओ किस टाइम चलनी चाहिए। मैंने कहा ये लड़कियाँ जो बताएं ना, ये कॉलेज उनको आना जाना है, कॉलेज में जब ये लड़कियां आएँ जाएं तो उस टाइम इनको उसी टाइम पे बसें चाहिए। लड़कियों ने बताया भाई 9 बजे चाहिए और 2 बजे चाहिए। मैं जी जब तुमने चाहिए उस टाइम तुम बस लो और अपना काम करो, कोई दिक्कत नहीं। वो बसें चली। उनने कहा मुकदमा दर्ज करवाने की। मैंने उन लड़कों को बुलाया। उन लड़कों ने अपनी गलतियाँ मांगी उन लड़कियों से कि भाई गलती हो गई। तो उन लड़कियों ने सेवा भाव दिखाते भाई ठीक है इनने गलती मान ली, हमारी बस चल गई, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं। और मेरे को सबसे अच्छा तब लगा तब एक बेवड़ का एक आदमी था इधर का ही, वो मेरे पास मेरे ऑफिस पे आया। फौजी है वो। मेरे को अपने आप पे देखो आदमी को थोड़ा सा ये फील होता है कि मैंने अच्छा काम किया। वो आदमी मेरे पास ऑफिस पे आया, भाई विष्णु डाबड़ से मिलना था। मैं कहा आओ बाबू जी राम राम, बैठो उसको भी चाय पिलाई। उन्होंने बोला भाई विष्णु डाबड़ से मिलना था। मैं कहा जी मैं ही हूँ बाबू जी। बोला बेटे मैं फ़ौज में हूँ, मेरी बेटी जो है उस बस में आती थी। आज मेरी बेटी ये बोलती है कि मैं देवनगर का सरपंच है विष्णु डाबड़, उसकी वजह से आज मैं सुरक्षित अपने घर आ रही हूँ। तो मेरे को बड़ा गर्व हुआ कि यार ये फौजी देश की सेवा करता है, हम उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं। उसने मेरे को बहुत बड़ी बात कही, बेटे जब भी तेरे को किसी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे पैसे की हो चाहे कैसी भी हो, भाई तेरी वजह से मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं, हम वहाँ आराम से नौकरी कर सकते हैं। तो मेरे को अपने आप पे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। आज वो बसें चलती हैं लड़कियों के, यहाँ कोई आप देखते हो कोई छेड़बाजी कोई मतलब नहीं है, लड़कियाँ अपने आराम से जाती हैं। बल्कि वो लड़कियाँ कई बार मिल भी जाती हैं तो भाई राम राम। तो मतलब एक आदमी को थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई कोई अच्छा काम किया। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरा जो हाथ है ना वो दूसरे की मदद के लिए हो। सर ये बताइए जिस प्रकार से आपका जो नाम फेमस हो रखा है विष्णु डाबड़, तो इस डाबड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी के ज़बान पे ये नाम है कि विष्णु डाबड़। आपको भी पता है आपने ऐसे काम किए तो हर लोग आपको जानते हैं और वो पूछते हैं कि भाई ये डाबड़ क्या होता है? देख भाई प्रदीप ऐसा है, डाबड़ हमारा गोत्र है। मेरा पूरा गांव जो है डाबड़ गोत्र का खेड़ा है। जासावास गांव और काफ़ी गांव है जो हमारे आसपास के डाबड़ गोत्र का है। एक्चुअल में प्रदेश में नहीं देश में कई बार जैसे अब हमारा सम्मेलन होता है तो सबसे पहले मैंने डाबड़ मेरा गोत्र था वो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि एक आदमी की एक अलग से पहचान होनी चाहिए। अब जासावास भी गाँव है, अब वहाँ चले जाओ, अब वहाँ जाके ये बोलना कि डाबड़ के घर जाना है, तो वो खुद डाबड़ है पर वो मेरे घर लेके आते हैं। मैंने अपना नाम जो है ना बनाने के लिए बड़ी जो ये आप सेवा भाव और ये है, ये सिर्फ आदमी एक चाहता है कि भाई आदमी कोई मेरे को अपना इंट्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, लोग आराम से हाँ भाई ये विष्णु डाबड़ है। तो ये जैसे ही मैंने नाम लिखना स्टार्ट किया, आज जितने मेरे गोत्र के गांव हैं
वो मेरे गांव के सोशल मीडिया, गाड़ियां, सब जगह अपना नाम लिखते हैं। अपने नाम का, अपने गोत्र का, जिस खेड़े में पैदा हुए हैं सब भाई हैं, फिर भी आदमी को ये होता है कि भाई हाँ अपना भाई है। मतलब आपने अपने जो गोत्र है उसका प्रचार कर दिया पूरे देश में। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से देखा कि एक इंसान के नाम लिखने से वो पूरे देश में फेमस हो गया, जितने भी जो डाबड़ हैं वो सभी अपना नाम लिखने लग गए। और भाई अब आगे की तैयारी कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप इनके साथ रहेंगे। और बहुत ही जल्द हम आपके गांव में भी आ रहे हैं, आपके गांव का विकास देखने के लिए कि सरपंच साहब ने क्या कुछ करवाया है। अगर आपको कोई समस्या है वो हमें ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या समस्याएं आपके गांव में चल रही हैं, कितना विकास हुआ है। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।